हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डोपेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो आज आज हम देखेंगे कि एनर्जी बैंड कैसे फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़े होंगे तो उन लोगों को पता है कि ये कंडक्शन बैंड है, वैलेंस बैंड है। सेमीकंडक्टर में जब होता है तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये कैसे होता है कैसे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एनर्जी बैंड फॉर्म होता है। अभी आपको वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगा कि कैसे एक सेमीकंडक्टर में या कोई पैक्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कैसे कंडक्शन बैंड या वैलेंस बैंड होता है। तो इससे पहले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले सिलिकॉन का हम लोग एटॉमिक नंबर और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ऊपर हेडिंग दे दीजिए फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर हम सबको पता है कि 14 होता है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। तो ये आएगा कुछ ऐसा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अभी देखो, ये है लास्ट सेल, इसी को कहते हैं वैलेंस सेल। इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, इस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और पी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दो दो मिलके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अभी देखो, जब हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं, सिंगल आइसोलेटेड एलिमेंट, तो ये आइसोलेटेड रहता है, मतलब इसके आसपास कोई और हम एलिमेंट कंसिडर नहीं करते। लेकिन कोई भी सॉलिड लेंगे, अगर ऐसे मान ले कोई सेमीकंडक्टर लेते हैं या पीस ऑफ सेमीकंडक्टर लेते हैं, तो सिलिकॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है। सिलिकॉन एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है और इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का एक लैटिस होता है, लैटिस। तो देखते हैं वो लैटिस क्या होता है। सपोज ये मान लीजिए एक सिलिकॉन एटम है, ये एक सिलिकॉन एटम, ये एक सिलिकॉन एटम है, ये एक सिलिकॉन एटम, ये ऐसे लैटिस में रहेगा। यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम, ठीक है, ऐसे बहुत सारा लैटिस मिलके एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। तो इन दो सिलिकॉन, कोई भी दो सिलिकॉन के बीच का जो गैप होता है वो है, मान लेते हैं कि डिस्टेंस ए है। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है दो लैटिस पॉइंट के बीच। ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होता है दो लैटिस के बीच। ठीक है, एक स्टेबल डिस्टेंस होता है कि इससे कम डिस्टेंस के आसपास सिलिकॉन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आएगा तो इसका जो सेल है ये ओवरलैप करना स्टार्ट कर देगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे एनर्जी बैंड फॉर्मेशन होता है। इसी कॉन्सेप्ट यूज करके हम करेंगे। अभी देखिए, आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के लैटिस के बारे में बताया। तो अब क्या होता है, अभी आपको थोड़ा आपका हाई स्कूल साइंस का नॉलेज लगाना पड़ेगा, केमिस्ट्री का, ताकि आप ये समझ सकें कैसे एनर्जी बैंड फॉर्म होता है। तो देखिए, सपोज ये दो सिलिकॉन है और इन दोनों सिलिकॉन के बीच का डिस्टेंस होता है ए, कोई भी लैटिस में। अभी इन लोगों का सेल होगा n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, जो वैलेंस सेल होता है n इक्वल टू 3, इसका भी सेम होगा 1 2 3। अभी देखो, ये जो वैलेंस सेल है ये बहुत ही पास आ रहा है। इस पास आने के कारण यहाँ पर एक एनर्जी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत करीब आ गए, दो सेल बहुत करीब आ गए, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबिलिटी। तो इसी अनस्टेबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या होता है कि डीजेनरेट सेल्स बनाया जाता है। डीजेनरेट सेल्स बनाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर दो वैलेंस सेल के दो दो एलिमेंट के जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। एक होता है लोअर एनर्जी में और एक आ जाता है हायर एनर्जी में। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे होता है। इसको आप थोड़ा इरेज कर देते हैं। अभी सब देखिए, ये अगर ने
एनर्जी ले लिया और ये अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ले लिया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस ले लिया, तो ये सिलिकॉन का वैलेंस शेल है 3:3p2 और यही दोनों करीब आएंगे, यही इस सिलिकॉन का 3:3p2 और इस सिलिकॉन का 3:3p2 करीब आएंगे तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि बैंड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर एक ले लेते 3:3p2 एक सिलिकॉन एटम का, और यहाँ पर भी लेते 3:3p2 एक सिलिकॉन एटम का, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए से बहुत कम है, ए से बहुत कम है, ये आपका लैटिस पॉइंट ए है, इससे कम है। तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से सेल्स डिजेनरेट हो जाएंगे, यहाँ से 2 सेल आएंगे, यहाँ से और ऊपर चले जाएंगे 2-2 करके, ठीक है। और क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये लोअर एनर्जी में यहाँ पर आएगा तो स्टेबल ज़्यादा होगा, और वो हायर एनर्जी है वहाँ पर जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। और ये जो डीजेनरेट सेल्स हो गए, ये ऊपर का और ये नीचे का, इन दोनों के गैप का जो एनर्जी है वो ईजी कहते हैं। और ईजी क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। अभी ऐसे ही ये जो सेल फॉर्म हो गया, ये बाद में जाके वैलेंस बैंड हो जाता है, ये बाद में जाके वैलेंस बैंड हो जाता है, और यही जो एम्प्टी रहता है ये होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, इतना समझ में आया कि कैसे कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन होता है। और ये तो हम 2 एटम के ले लिए। अभी एक क्रिस्टलन स्ट्रक्चर में, एक सॉलिड में ऐसे काफ़ी सारे सिलिकॉन एटम रहेंगे जो ऐसे लैटिस बनाते चलते जाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंस बैंड फॉर्म हो जाएगा, कंडक्शन बैंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ऐसे आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन। और ये जो सेल्स है इन लोगों को कहते हैं, क्योंकि ये सेम एनर्जी है, इन सब सेल का सेम एनर्जी है, तो इसको कहते हैं डीजेनरेट सेल्स। और सेम एनर्जी, इसे भी डीजेनरेट, यानी सेम एनर्जी। ठीक है, देखिए ये भी सेम एनर्जी लेवल पे लाई कर रहा है यहाँ पर, और ये भी सेम एनर्जी लेवल पे लाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे कि ये तो आपको समझ में है। अभी हम एनर्जी बैंड डायग्राम देखेंगे। तो कोई भी सॉलिड का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। और ये जो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी होता है इसको हम कहते हैं ईवी, इस एनर्जी लेवल को हम कहते हैं ईवी। और ये कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल होता है हम इसको कहते हैं ईसी। अभी इन दोनों का जो एनर्जी गैप है, ये वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, इसको हम कहते हैं ईजी। ये पहले ही बताया, ईजी का एक नाम होता है, वो क्या है? ईजी को हम कहते हैं फॉरबिडेन गैप या फॉरबिडेन एनर्जी गैप। और ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
तो आई होप आपको एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म होता है, कैसे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड आया, आपको ये समझ में आया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मतलब इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम कैसे होता है। आई होप आपको ये सब समझ में आया। थैंक यू।